Indigo is an excerpt from The Life of Mahatma Gandhi written by Louis Fisher. In this lesson, Louis Fisher has given a vivid description of the first civil disobedience movement that Mahatma Gandhi launched in India in 1917. When Louis Fisher decided to write this book, he went to Mahatma Gandhi in 1942. And during the talk, Mahatma Gandhi told him that it is not in 1942 that I decided to ask the British government to quit India. Actually, 1942 was the year when Quit India movement was launched. Especially the call was given by Mahatma Gandhi. So he thought that people might misunderstand this, that for the first time he gave the call in 1942, and therefore he wanted to give the impression that it was not in 1942 that he decided that the British should leave India or quit India, but it was way behind, and the year was 1917 when in 1916 he had attended the annual convention of Indian National Congress, and something happened that forced him to decide that now British need not stay in India. So, recalling those incidents, particularly the incident that took place or happened in Champaran, especially motivated him to ask the British, leave India, quit India. Now, in this lesson, we are going to study all that in great detail. So, please listen carefully. ध्यान से समझिए और एक एक पॉइंट को हम लोग गहरे डिटेल में समझेंगे. This lesson is really very important for the point of view of board exams. Almost every year, the questions from this lesson, either one question or more than one questions are asked. So, for the point of view of board exams also, this lesson is quite important. अब महात्मा गांधी कहते हैं कि जब हम 1916 में एनुअल कन्वेंशन अटेंड करने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में, तो वहां पर बहुत सारे डेलीगेट्स थे, लगभग 2301 उन्होंने नंबर बतलाया, और तमाम और लोग भी थे. उन अनेक लोगों में एक व्यक्ति ऐसा था जो कि चंपारण का एक किसान था, एक पेजेंट था, और वह एक समस्या लेकर के आया था. और जो उसकी समस्या थी, उसका सोल्यूशन किसी ने उसे बताया कि अगर वो चाहता है तो वो महात्मा गांधी से मिले. तो राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिला. उसने अपना परिचय दिया कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं, चंपारण से आया हूं, और मुझे आपसे मिलना है किसी जरूरी काम से, जरूरी बात करनी है आपसे. और वो जरूरी जो समस्या थी राजकुमार शुक्ला बयान करना चाहता था, वो ये थी कि जो एंशियंट अरेंजमेंट था उसके हिसाब से चंपारण के सारे किसान शेयर क्रॉपर्स थे, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था. और वो मिलना चाहता था महात्मा गांधी से कि इधर जो वहां के लैंडलॉर्ड्स थे यानी जमींदार थे, उन लोगों ने काफी अत्याचार कर रखा था चंपारण के किसानों के ऊपर. तो उनके द्वारा की गई जो इनजस्टिस थी उससे न्याय पाने के लिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से बात करना चाहता था और उनकी मदद चाहता. महात्मा गांधी उस समय चंपारण के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं थे, और महात्मा गांधी के कई एक और भी अपॉइंटमेंट्स थे अलग अलग जगहों पे. लेकिन राजकुमार शुक्ला ये चाहते थे कि महात्मा गांधी उनके साथ चंपारण जाएं, और वहां पर वो स्वयं चंपारण के सारे किसानों से मिलें और उनकी समस्याओं से रूबरू हों और उसका हल कुछ निकालें. तो उस समय तो महात्मा गांधी उनके साथ नहीं जा सकते थे. खैर, उन्होंने ये कहा कि आप अमुक डेट पर कैलकाटा आए और वहां पर मेरी एक मीटिंग है, और अगर आप वहां पर आते हैं तो वहां के बाद हम आपके साथ चंपारण चल सकते हैं. तो राजकुमार शुक्ला हालांकि देखने में तो दुबला पतला मरियल सा किसान था, जैसे कि सभी अन्य किसान हिंदुस्तान के थे उस समय. उनकी माली हालत, आर्थिक हालत बहुत ही खराब थी. तो वैसा और वैसी हालत उसकी भी थी. लेकिन पतला दुबला सा किसान दृढ़ प्रतिज्ञ बहुत था. उसके अंदर दृढ़ता में कोई कमी नहीं थी. और जब तक महात्मा गांधी ने ये फिक्स नहीं किया था कि कैलकाटा में जब वो आएगा और उसके साथ वो जाएंगे, तब तक इसके पहले माने लखनऊ और इस प्रॉमिस
और इस फिक्सेशन ऑफ डेट के पहले वो जहां कहीं महात्मा गांधी जाते, वो उनके पीछे पीछे हमेशा हो लिया होता और बार बार एक ही निवेदन करता, बार बार जस्ट ओनली वन रिक्वेस्ट ही मेड ऑफ महात्मा गांधी, दैट फिक्स अ डेट, फिक्स अ डेट, फिक्स अ डेट. एंड देयरफॉर सीइंग द टेनासिटी और डिटर्मिनेशन of the farmer Rajkumar Shukla, Mahatma Gandhi was forced to give him the date, and so he told him that when he reaches to Calcutta on such and such date, he would go along with him to Champaran. And thus it happened so. ऐसा ही हुआ. उस डेट पे राजकुमार शुक्ला वहां पहले से ही मौजूद था और महात्मा गांधी ने अपना काम समाप्त कर राजकुमार शुक्ला के साथ जाने के लिए पटना की गाड़ी पकड़ ली, क्योंकि पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील थे. वो राजकुमार शुक्ला का केस और तमाम अन्य किसानों का केस इसी सिलसिले में लॉ कोर्ट में प्रेजेंट करते थे. तो ये बेहतर था कि एक वकील से मिलकर के उस सारी समस्या को सुना जाए और समझा जाए. लेकिन संजोग से राजेंद्र प्रसाद उस दिन पटना में थे नहीं. खैर, रात महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद के घर पर ही बिताया. उसके बाद गांधी जी ने निर्णय लिया कि क्यों न मुजफ्फरपुर चला जाए, क्योंकि मुजफ्फरपुर में वहां पर एक प्रोफेसर जेबी कृपलानी थे और वो प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में. महात्मा गांधी की उनसे मुलाकात टैगोर के शांति निकेतन में हुई थी और इस तरीके से वो उनको जानते थे. चूंकि वो एक पढ़े लिखे आदमी थे और पास के ही थे, इसलिए वो इस केस से भली भांति परिचित होंगे और वो केस को बेहतर ढंग से महात्मा गांधी को समझाने में सक्षम भी होते. तो प्रोफेसर जेबी कृपलानी को खबर की गई और 15 अप्रैल 1917 को आधी रात के वक्त महात्मा गांधी की ट्रेन मुजफ्फरपुर में पहुंची, जहां पर उनका स्वागत बहुत सारे बच्चों ने, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने महात्मा गांधी का वेलकम किया, क्योंकि महात्मा गांधी की ख्याति महात्मा गांधी के हिंदुस्तान में आने के पहले ही पहुंच चुकी थी. वो सत्याग्रह जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, तो लोग उनसे परिचित थे. महात्मा गांधी की दृढ़ता से और उनके सत्याग्रह से और उनकी जो स्टाइल थी उससे वाकिफ होने के कारण लोग, विशेष रूप से सारे के सारे स्टूडेंट्स, उनकी एक झलक पाने के लिए व्याकुल थे और वो आधी रात के वक्त भी हजारों की संख्या में वहां पर इकट्ठे हो गए. मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी एक प्रोफेसर मलकानी थे, उनके यहाँ पे ठहरे. प्रोफेसर मलकानी गवर्नमेंट स्कूल में थे और महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रोफेसर मलकानी ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दिया. ये उनके अदम्य साहस का परिचायक था, क्योंकि छोटी जगहों पर होम रूल के एडवोकेट्स को, यानी जो होम रूल का समर्थन करते हैं, उनको पनाह देना, अपने यहाँ रखना एक बहुत साहस की बात थी. क्योंकि लोग ब्रिटिश हुकूमत से डरते थे कि अगर उनके उन्हें उन्हें कहीं पता चल गया कि ये ऐसे लोगों को पनाह देता है जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी नौकरी जानी तय थी. लेकिन इसको जानते हुए भी प्रोफेसर मलखानी ने ऐसा साहस किया. जल्द ही महात्मा गांधी के मुजफ्फरपुर आने की खबर चारों तरफ फैल गई और अगली सुबह ही बहुत सारे आसपास के किसान, कुछ पैदल, कुछ कन्वेंस से, कुछ भी, जो भी गाड़ी बैलगाड़ी जो भी मिला उससे वो जमा होने लगे मुजफ्फरपुर में. बहुत सारे उनके लॉयर्स भी साथ आए थे. उन वकीलों ने महात्मा गांधी को पूरे केस का वर्णन दिया, ब्रीफिंग्स की और ये बताया कि चूंकि वो लोग इनके केस को प्रेजेंट कर चुके हैं और फर्दर आगे प्रोसीड करने के लिए लॉ कोर्ट में उनकी फीस इतनी होगी, अपने फीस की साइज बतलाया. महात्मा गांधी सुन करके बहुत आश्चर्य में पड़ गए. उन्होंने वकीलों को धिक्कारा, कहा कि नहीं भाई, ये तो ठीक नहीं है. ये बेचारे डरे हुए किसान, ये जब तक इनके मन से डर नहीं निकलेगा, लॉ कोर्ट्स इनका कुछ भी भला नहीं कर सकते. तो सबसे पहला काम करने की जरूरत यह है कि ये किसान पहले भय मुक्त हो. अब इसके बाद लुइस फिशर ने, जो वाकई में मूल समस्या थी चंपारण के किसानों की, उसको अपने लेसन में बयान किया है. और वो इस तरीके से है कि
चंपारण का लगभग समस्त जो कृषि योग्य भूमि थी, चंपारण की ऑलमोस्ट ऑल एरेबल लैंड यानी कृषि योग्य भूमि जो थी, वो अलग अलग स्टेट्स में, लार्ज स्टेट्स में डिवाइडेड थी और उनके ओनर्स थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी ब्रिटिश जमींदार, अंग्रेज जमींदार। और जो हिंदुस्तानी किसान थे वो उनके टेनेंट्स या किराएदार या उनको शेयर क्रॉपर्स कह सकते हैं। वहां का चीफ कमर्शियल क्रॉप जो था वो था इंडिगो यानी नील जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हिंदुस्तानी फार्मर्स को यानी चंपारण के फार्मर्स को ये फोर्स करते थे कि जितनी भी लैंड की वो जुताई बुआई करते हैं उसके 85% पे तो वो जो चाहे वो करें, लेकिन 15% जो लैंड थी उसके ऊपर उन्हें इंडिगो ही बोना था यानी नील ही बोना था और उस सारी फसल को रेंट के रूप में उन्हें दे देना था यानी सरेंडर कर देना था। तो जिस वक्त ये तय हुआ था उस समय तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिगो की प्राइस बहुत हाई थी, तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था। लेकिन बाद में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को यह मालूम था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया। अब सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आने के कारण जो नेचुरल इंडिगो था उसकी और उसके प्राइसेस गिर गए और इस तरीके से इंडिगो फार्मिंग अब उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल प्रोस्पेक्ट नहीं रह गया। तो उन्होंने ये चाहा कि उस पुराने अरेंजमेंट को खत्म कर दिया जाए और उन्होंने इंडियन पेजेंट्स के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आपका जो वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म किया जा सकता है, यानी उनको उनकी लैंड को फ्री किया जा सकता है बशर्ते कि वो कुछ एक कंपनसेशन का अमाउंट दे। यानी एक कंपनसेशन अमाउंट के बदले उन्होंने इंडियन पेजेंट्स यानी हिंदुस्तानी किसानों को यह ऑफर दिया कि वो पुरानी व्यवस्था से उन्हें आजादी दे दी जाएगी और वो लैंड उनके होंगे और उसको स्वतंत्रता से वो जोत बो सकते थे। शेयर क्रॉपिंग सिस्टम चंपारण के किसानों के लिए एक बहुत दुखदाई सिस्टम था और इसलिए बहुत सारे किसानों ने विलिंगली साइन करके ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के ऑफर को स्वीकार कर लिया। जिन लोगों ने नहीं स्वीकार किया उनके ऊपर जब दबाव पड़े तो उन्होंने लॉयर्स की मदद ली और उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के ऊपर मुकदमा कर दिया। जवाब में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने लठैतों को अपॉइंट करके उनको डराना धमकाना शुरू किया और ये सारा एपिसोड इसी तरीके से चल रहा था कि इसी बीच इन अनपढ़ किसानों के पास भी वो समाचार आ गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया और नेचुरल इंडिगो का भाव इंटरनेशनल मार्केट में एकदम गिर चुका था। और तब चंपारण के किसानों को यह लगा कि ये तो उनके साथ धोखा हुआ। उन किसानों के साथ स्पेशली जिन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को रैंसम अमाउंट दे करके जमीन अपनी बना ली थी और तब ये सारे किसान भी अपना पुराना दिया हुआ पैसा वापस चाहने लगे। तो यही पूरा मामला था और इसी मामले को हल करने के लिए महात्मा गांधी चंपारण पधारे थे। आने के बाद सबसे पहले महात्मा गांधी सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन माने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का एसोसिएशन था उसके सेक्रेटरी से मिले, लेकिन सेक्रेटरी ने महात्मा गांधी को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से यह कह करके मना कर दिया कि आप एक आउटसाइडर हैं और हम आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी तिरहुत डिवीजन जिसके अंतर्गत चंपारण आता था उसके कमिश्नर से मिले। कमिश्नर तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से भी एक हाथ आगे निकला। वो महात्मा गांधी से झगड़ा करने पर आमादा हो गया और उसने अपने ऑफिशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए महात्मा गांधी को सलाह दिया या यूं कहें धमकाया कि आप तिरहुत इमीडिएटली छोड़ करके चले जाएं। महात्मा गांधी इन धमकियों से कब डरने वाले थे। उन्होंने तिरहुत न छोड़ने का फैसला लिया और वहां से वो मोतिहारी पहुंचे जो कि चंपारण की राजधानी थी, कैपिटल थी। उनके साथ कई एक लॉयर्स भी गए और रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया वहां के किसानों ने। मोतिहारी में
एक घर को अपना हेडक्वार्टर बना करके महात्मा गांधी ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इसी बीच ये खबर आई कि पास के ही एक गांव में एक किसान को ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया और महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि जाकर के उस किसान का हालचाल पता करेंगे और सारे मैटर को जानेंगे। और इसके लिए अगली सुबह ही उन्होंने एलिफेंट के एलिफेंट बैक पर सवारी कर उस गांव की ओर चल दिए। अभी वो कुछ दूर ही गए होंगे कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के मैसेंजर ने ओवरटेक कर अपनी गाड़ी उनके हाथी के सामने लगा दिया और उनको ऑर्डर दिया कि वो तत्काल शहर लौट चले। महात्मा गांधी को अपनी गाड़ी में बिठा करके वो उसी घर ले आया जहां पर से महात्मा गांधी अपनी एक्टिविटी संचालित कर रहे थे और वहां पर उनको एक ऑफिशियल नोटिस सर्व किया गया जिसमें यह लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी चंपारण तत्काल छोड़ दें। महात्मा गांधी ने उस नोटिस को प्राप्त किया और उसकी रिसीविंग में उन्होंने लिख दिया कि मैं इस आज्ञा को नहीं मान, इस ऑर्डर को मैं डिसओबे करता हूं। और इसका परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी को कोर्ट से समन्स मिले कि उन्हें अगले दिन कोर्ट में अपना जवाब देना था, क्योंकि राजाज्ञा का उल्लंघन यानी सरकार की आज्ञा का उल्लंघन एक अपराध था या एक देशद्रोह भी कहा जा सकता था। समन्स मिलने के बाद उस सारी रात महात्मा गांधी जगे रहे। उन्होंने अनेक जगह टेलीग्राम भेजे, टेलीग्राफिक मैसेजेस भेजे। राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स के साथ चंपारण बुलवाया। उन्होंने अपने साबरमती आश्रम के लिए इंस्ट्रक्शंस भेजे और इन सारे घटनाओं की रिपोर्ट बाकायदा उन्होंने वायसराय को टेलीग्राम द्वारा प्रेषित कर दिया। अगली सुबह जब महात्मा गांधी को कोर्ट में पेश होना था, मोतिहारी के सीन ही एकदम अलग थे। हजारों हजार किसान उस इलाके के अलग अलग कोनों से आकर के मोतिहारी में इकट्ठे हो गए। उन्हें, चूंकि वो गरीब किसान थे, अनपढ़ किसान थे, महात्मा गांधी का जो रिकॉर्ड था साउथ अफ्रीका में उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ इतना पता था कि एक महात्मा है जो कि उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने के लिए आया है और उसका पंगा इन ब्रिटिश अथॉरिटीज से हो गया है। यानी ब्रिटिश अथॉरिटीज उनको अनजस्टफुली ट्रीट कर रहे हैं या उनके राह में रोड़े अटका रहे हैं, उनके लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। और इस तरीके से वे सारे के सारे कोर्ट हाउस के बाहर इकट्ठे होकर के एक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से, माने स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट उनका वहां पर अपने आप शुरू हो गया। ये एक प्रकार से ऐसे किसानों के फियर से लिबरेशन या फ्रीडम का संकेत था, क्योंकि वो अपने लिए इतनी बड़ी संख्या में तो कभी आवाज नहीं उठा पाए थे। और जब उन्हें ये पता चला कि महात्मा गांधी के ऊपर परेशानी आई थी, तो बिना किसी के कहे अपने स्वयं की प्रेरणा से वो जब इतनी बड़ी संख्या में कोर्ट हाउस के बाहर इकट्ठे हुए तो ऐसा लगा जैसे कि वो सारे डर को घर छोड़ करके आए हों। और इस प्रोटेस्ट में उन्होंने अपना योगदान देने का तय किया और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ये शुरुआत थी उनके फ्रीडम फ्रॉम फियर की। अब इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना ब्रिटिश अथॉरिटीज के लिए इम्पॉसिबल था और वो ये जानते थे कि अगर गांधी को सेंटेंस अनाउंस किया गया, यानी उन्हें सजा अनाउंस कर दी गई, तो ये सारी की सारी भीड़ उपद्रवी हो जाएगी, अनरूली हो जाएगी और फिर इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना एकदम असंभव हो जाएगा। उन लोगों ने गांधी से निवेदन किया कि इस क्राउड को वो मैनेज स्वयं करें, क्योंकि गांधी के कोऑपरेशन के बिना क्राउड अनमैनेजेबल हो रहा था। गांधी जी ने उस क्राउड को बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही फ्रेंडली वे में मैनेज किया, but at the same time he gave an indication to the British authority that here is a concrete proof that their might or their power
which was dreaded or which was feared so far and which was unquestioned could now be challenged by Indians. माने जिन पावर्स को अब तक कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता था, कोई उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा सकता था, अब उसी पावर को इंडियन पेजेंट्स के द्वारा चैलेंज किया जा सकता। प्रोसिक्यूटर्स ने रिक्वेस्ट किया कि चूंकि इस केस में सेंटेंस प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, इसलिए बेहतर है कि इसके ट्रायल को अभी पोस्टपोन कर दिया जाए। और अथॉरिटीज ने गांधी से ये कहा कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गांधी ने बेल के लिए अप्लाई करने के लिए एकदम मना कर दिया और इसके उलट उन्होंने इन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो डिले हो रहा था उसका भी विरोध किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा और उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ये अपराध किया है। मैंने फर्दर कहा कि मेरे दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा था और वो द्वंद्व था अपनी ड्यूटीज में किसको चुने और किसको छोड़े। इसके बीच एक तरफ तो मैं लॉ ब्रेकर का तमगा अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता था क्योंकि ये एक बैड एग्जाम्पल सेट करता, लेकिन दूसरी ओर मेरी ड्यूटी अपने देशवासियों के प्रति भी थी और इसी के लिए वो चंपारण आए थे। तो उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऑर्डर को मानने से इसलिए नहीं इनकार किया कि उनके मन में लॉ के प्रति, कानून के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने अपने कॉन्शियंस की आवाज, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी, जो कि ये कहता था कि इस लॉ से भी ऊपर एक लॉ है और जो हमें प्रेरित करता है मानवता की सेवा के लिए, और मानवता की सेवा से ही हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व बरकरार रहता है। और इसलिए इस दूसरे प्रकार की सेवा को या दूसरे प्रकार की ड्यूटी को चुनना अगर अपराध है तो हाँ, मैंने अपराध किया है और इसके लिए जो भी पेनाल्टी हो वो मैं भरने के लिए तैयार हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं, यानी दंड को मैं सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को देख करके ब्रिटिश अथॉरिटीज के हाथ पांव वैसे ही फूले हुए थे और मैजिस्ट्रेट ने यह अनाउंस किया कि अब जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी वो 2 घंटे के बाद, रीसेस के बाद हो, और इस बीच चाहे तो महात्मा गांधी अपने लिए बेल अप्लाई कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, वो किसी भी प्रकार की जमानत के लिए अर्जी नहीं देंगे और परिणाम इसका यह हुआ कि जज ने उन्हें इवन बिना बेल के रिलीज कर दिया। और फिर 2 घंटे के बाद जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फिर से स्टार्ट हुई तो जज ने कहा कि इस केस को इनडेफिनिट पीरियड के लिए मुलतवी यानी स्थगित किया जाता है और तब तक गांधी जी को ये परमिशन दी गई कि वो जब तक चाहें यहाँ पर फ्रीली रह सकते हैं। तो एक प्रकार से यह सिविल नाफरमानी की पहली जीत थी, लेकिन ये जीत तो एक बहुत ही टेम्परेरी जीत थी। इसको एक फाइनल विक्ट्री मान लेना बहुत बड़ी भूल होती। तो गांधी जी ने जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे उस समय के, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और बहुत से और, इन सब से बैठ करके मंत्रणा किया, सलाह मशविरा किया और प्रश्न यह था कि इन केस गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं तो ये लॉयर्स क्या करने वाले थे। लॉयर्स ने सीधा और सपाट उत्तर दिया कि यदि गांधी को जेल हो जाता है तो वो यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि वो गांधी जी को सलाह देने के लिए आए थे और जब गांधी को ही जेल हो जाएगी तो वो अपने अपने घर जाएंगे। गांधी का इन लॉयर्स से अगला प्रश्न था, तो फिर इन शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हुआ है उसका क्या हो। प्रश्न तो गंभीर था, इसलिए ये सारे के सारे लॉयर्स आपस में इकट्ठे होकर के बात करने लगे कि गांधी हालांकि इस इलाके से डायरेक्टली बिलोंग नहीं करते और कायदे से तो यह कहा जाए कि गांधी इस क्षेत्र के लिए एक स्ट्रेंजर थे, लेकिन फिर भी वो इन शेयर क्रॉपर्स या इन किसानों की खातिर जेल जाने के लिए तैयार थे। और एक तरफ ये लोग थे जो कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ही थे और जो लोग इन किसानों की सेवा
का दम भरते थे। और गांधी के जेल जाने के बाद ये अगर घर अपने चले जाते तो वाकई में एक बहुत ही बड़ा शेमफुल डिजर्शन होता। यानी ये लोग इन किसानों को अगर डिजर्ट करके जाते, छोड़ करके यूं ही चले जाते, तो ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक बात होती। तो फाइनली इन लोगों ने आपस में डिसीजन ये लिया कि अगर गांधी जेल जाते हैं तो वो लोग भी गांधी के पीछे पीछे अपना कोर्ट अरेस्ट ऑफर करेंगे। यानी दे टू वर रेडी टू फॉलो महात्मा गांधी टू जेल। इनके ऐसे उत्तर सुनकर महात्मा गांधी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब चंपारण का बैटल जीत लिया गया। यानी द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। गांधी जी ने तुरंत एक कागज का टुकड़ा लिया और उसको कई पीसेस में बांटा और उसमें पेयर्स में कैसे जेल जाना था अगर गांधी जी अरेस्ट हो जाते, इसकी पूरी प्लानिंग लिख करके दिया। क्योंकि एक साथ सबका अरेस्ट होना ये कोई बुद्धिमानी जैसी बात नहीं थी, तो किस्तों में अरेस्ट होने का पूरा प्लान गांधी जी ने चॉक आउट कर लिया था। लेकिन कई दिनों के बाद गांधी जी ने मैजिस्ट्रेट के यहां से एक रिटन कम्युनिकेशन प्राप्त किया और उसमें यह सूचना दी गई थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उस प्रोविंस के, उन्होंने गांधी जी के ऊपर लगे आरोप या उनके केस को वापस ले लिया था। और अब यह कहा जा सकता है कि जो ये सिविल डिसोबीडियंस था, ये पहली बार अपने आधुनिक भारत में जीत चुका था या जीत गया था। इस विजय से उत्साहित होकर गांधी जी और उनके अन्य लॉयर साथी वहां पर रुक करके फार्मर्स के सारे जितने भी ग्रीवांसेस थे उनके लिए एविडेंसेस जुटाने में लग गए। और वो पूरा का पूरा इलाका एक्टिविटीज का सेंटर बन गया। इस बीच जब इतनी एक्टिविटीज वहां पर हो रही थी, लैंडलॉर्ड्स यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स भी खाली नहीं बैठे थे। उन लोगों ने भी इन सारी एक्टिविटीज का जबरदस्त प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप जून में गांधी को समन्स मिले लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहां से। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि उस समय सर एडवर्ड गेट थे, उन्होंने गांधी को बुला भेजा इस मामले पर बातचीत करने के लिए। जाने से पहले गांधी ने फिर अपने साथियों से बातचीत किया और संभावना ये थी कि अगर कोई डेडलॉक बनता और वो वहीं अरेस्ट हो जाते तो इस केस में फिर आगे सिविल डिसोबीडियंस कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे चलाना है, उन सब के प्लान को डिस्कस कर लिया गया डिटेल में। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी की लगभग 4 लंबी लंबी मीटिंग्स हुई और फाइनली और इस मीटिंग के नतीजे में यह हुआ कि सर एडवर्ड गेट यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप करने के लिए राजी हो गए। इस कमीशन के मेंबर्स थे लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और चंपारण के किसानों के सोल रिप्रेजेंटेटिव चुने गए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो चंपारण आए थे एक अनलेटर्ड या अनएजुकेटेड फार्मर के रिक्वेस्ट पे कि शायद 2-4 दिन वहां ठहरेंगे और उनका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो लगभग एक स्पेल में 7 महीने लगातार और उसके बाद छोटे छोटे विजिट्स को लेकर के कुल मिलाकर के गांधी जी को इस पूरे कैंपेन में लगभग 1 साल गए। खैर, ऑफिशियल इंक्वायरी जो सेटअप हुई थी उसने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस यानी बहुत ह्यूज अमाउंट में उनके खिलाफ जो है सबूत मिले। प्लांटर्स के खिलाफ यानी लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, ब्रिटिश जमींदार के खिलाफ। और जब उन्होंने देखा जमींदार ने कि वो अब बच नहीं सकते, तो उन लोगों ने सैद्धांतिक रूप से ये मानना शुरू कर दिया कि उन्हें ये पैसे जो उन्होंने लिए थे डिसीटफुली यानी उनको ठगी करके या जोर जबरदस्ती से, ये पैसे उन्हें वापस करने पड़ेंगे। लेकिन प्रश्न ये था कि कितने वापस करें। तो जब पैसे वापस करने की बात आई तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को ये लग रहा था कि गांधी जी फुल पेमेंट की डिमांड करेंगे।
लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% जितना उन्होंने लिया था, यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने जितना लिया था शेयर क्रॉपर से, उसके 50% ही डिमांड किए। और वहां पर थोड़े से वो एडमेंट दिख रहे थे, और लोगों को ये लग रहा था कि गांधी जी इससे कम में समझौता नहीं करने वाले थे। तो कहाँ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ये सोच रहे थे गांधी जी फुल पेमेंट की डिमांड करेंगे, जब उन्होंने 50% तक कंसेशन दे दिया और 50% ही डिमांड किया, तो उन्हें लगा कि फर्दर और अगर कुछ गुंजाइश हो, हालांकि मन में तो ये था कि गांधी जी नहीं झुकने वाले, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दांव चला और उन्होंने कहा कि साहब हम तो 25% ही देंगे। लेकिन आश्चर्य की ये बात थी कि गांधी तत्काल 25% पे राजी हो गए, क्योंकि ये अमाउंट उन्होंने स्वयं कमिट किया था कि 25% वो पे करने वाले हैं। और इसलिए गांधी जी ने तुरंत उनके वर्ड्स को पकड़ लिया और कहा ठीक है 25% ही लाइए। और इस तरीके से किसी भी प्रकार का डेडलॉक बनने की नौबत ही नहीं आने दिया, या अगर कोई डेडलॉक बन भी रही थी तो उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अब इस सेटलमेंट को जो कमीशन बनी थी उसने भी अप्रूव कर दिया, और सर्वसम्मति से ये तय हो गया कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को 25% अमाउंट इंडियन पेजेंट्स को वापस करने पड़ेंगे। अब जाहिर है टोटल अमाउंट का सिर्फ 25% एक्सेप्ट करना, और गांधी जी ही सारे के सारे शेयर क्रॉपर्स के सोल रिप्रेजेंटेटिव थे, ये आलोचना मुक्त नहीं हो सकता था। लेकिन गांधी जी ने इसका अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि ये अमाउंट 25% वाला इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, गांधी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। गांधी जी स्पोक, the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. कहने का मतलब ये है कि इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने, जो कि अपने आप को कानून से भी ऊपर मानते थे, लॉर्ड्स एबव लॉ मानते थे, तो 25% मनी के साथ साथ उन्हें अपना प्रेस्टीज भी सरेंडर करना पड़ा, जो कि ये समझते थे कि उनके पावर अनक्वेश्चनड है, यानी उनका कोई कुछ भी नहीं नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी तरफ जो इंडियन पेजेंट्स थे, वो बेचारे दबे कुचले, डरे सहमे, उन्होंने भी पहली बार अपने जीवन में यह महसूस किया कि उनके भी अपने कुछ अधिकार हैं, और कम से कम गांधी के रूप में एक उनको डिफेंडर, उन राइट्स को एग्जीक्यूट करने वाला मिल गया। और इस तरीके से उनके मन में भी एक करेज, एक उत्साह जागा। और कायदे से यह देखा जाए तो वो भय मुक्ति के तरफ एक और कदम था। एक कदम तो वो बढ़ा ही चुके थे, जब उन्होंने, गांधी जब कोर्ट में पेश होने वाले थे और चंपारण के कोर्ट हाउस के पास जो जबरदस्त भीड़ के रूप में वो इकट्ठे हुए थे, तो वो एक पहला इंडिकेशन था कि ये फार्मर्स जो कि अपने लिए, अपने कॉज के लिए भी आवाज नहीं उठाते थे, उसमें डरते थे, आज गांधी के लिए इतनी बड़ी संख्या में अपने सारे भय को छोड़ करके यहां पर मरने मारने के लिए आ चुके थे। और अब इस घटना ने उन्हें और भी साहस दिया, इसलिए यह भय मुक्ति की तरफ एक और कदम माना जा सकता है। गांधी जी की दूरदर्शिता रंग लाई और उनकी बात एकदम सत्य साबित हुई। कुछ सालों के बाद ही ये ब्रिटिश प्लांटर्स चूंकि इतने शर्मिंदा हुए थे कि अल्टीमेटली उन्होंने अपने स्टेट्स को ही अबैंडन कर दिया, माने छोड़ दिया। और जो उन्होंने अपने स्टेट्स को त्यागा, छोड़ा, वो लैंड्स इंडियन पेजेंट्स में बांट दिए गए, उन्हें वापस दे दिए गए या बांट दिए गए। और इसके बाद शेयर क्रॉपिंग चंपारण से पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई, माने गायब हो गई, समाप्त हो गई। तो यह था एक अध्याय, एक चैप्टर चंपारण इशू का। लेकिन अगर देखा जाए तो ये प्योरली पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल था।
लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन से गांधी जी संतुष्ट होने वाले नहीं थे, जब तक कि वहां के लोगों का कल्चरल और सोशल अपलिफ्टमेंट ना हो along with political and economic, तब तक गांधी जी को चैन कहाँ। उन्होंने नोटिस किया कि वहां के लोगों की शैक्षणिक स्थिति, माने शिक्षा की, एजुकेशन की स्थिति, उनकी हेल्थ कंडीशन, उनकी सामाजिक कंडीशन, ये सब बड़े बुरे दौर से गुजर रही थी। उन्होंने कुछ लोगों को जो उनके परिचित थे, कुछ उनके, या तो कह सकते हैं कि उनके डिसाइपल्स थे, उन सब का आवाहन किया। उनमें कुछ प्रोमिनेंट थे जैसे महादेव देसाई, नरहरि पारिक। इन लोगों को और कई और लोगों को उन्होंने स्वयं सेवा यानी वॉलंटियरिंग करने के लिए आवाहन किया। साथ में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी आई। गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास गांधी, वह भी आ गया चंपारण में ही। और ये सारे के सारे लोग मिलकर के वहां पर सामाजिक कार्य करना प्रारंभ कर दिए। स्कूल खोले गए वहां पर। कस्तूरबा गांधी ने लोगों को आश्रम के नियम कानून सिखलाने शुरू किए। वहां के लोगों को साफ सफाई और सैनिटेशन की भी शिक्षा दी जाती थी। चंपारण के गांव के लोगों में बहुत सारी बीमारियां व्याप्त थी। खासतौर से तीन प्रमुख बीमारियां वहां पर ज्यादा फैली हुई थी, और वे वो थी टाइफाइड, मलेरिया और स्किन डिजीजेस। तो गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी वॉलंटियर करने के लिए बुलाया, और तीन प्रकार की जो मेडिसिन थी, खासतौर से कैस्टर ऑयल, क्विनैन और सल्फर एंटमेंट, ये लोगों को अलग अलग सिम्टम्स के अनुसार दी जाने लगी। जिनका टंग कोटेड होता, यानी जीभ के ऊपर सफेद सफेद प्लाक की परत होती, वो सिम्टम था टाइफाइड का, और इसके लिए कैस्टर ऑयल की डोज दिए जाते थे। जिनको मलेरिया फीवर हुआ होता था, तो उन्हें क्विनैन और कैस्टर ऑयल की डोज दिए जाते। स्किन इरप्शन के केस में सल्फर एंटमेंट और कैस्टर ऑयल का डोज दिया जाता। इस प्रकार से वहां के लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके इकोनॉमिक कंडीशन, उनके सामाजिक कंडीशन, उनके कल्चरल जो भी कंडीशंस थे, कल्चरल सिचुएशंस थे, उन सबके अपलिफ्टमेंट का काम महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ, अपने डिसाइपल्स के साथ वहां पर करने लगे। इस दौरान चूंकि आश्रम वो काफी दिनों से छोड़ करके वहां पर जमे हुए थे, लेकिन फिर भी आश्रम के भी हालचाल वो निरंतर एक रेगुलर इंटरवल्स पे लिया करते थे, और मेल के द्वारा वहां पर इंस्ट्रक्शन अपने भेजा करते हैं। और गांधी जी वहां के छोटे छोटे चीजों पर भी अपनी नजर बनाए हुए रखते। वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स ही नहीं देखा करते थे आश्रम के, बल्कि छोटी चीजें जैसे कि अमुक लैट्रिन ट्रेंच, यानी जो गड्ढा खोदा गया है वो भर गया होगा, और जल्द ही दूसरा गड्ढा खोद लिया जाए, नहीं तो पूरी तरीके से वो भर जाएगा और फिर बाद में दिक्कत करेगा। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें भी वो उसको चिंतन करते, नजर बनाए हुए रखते, और आश्रम वासियों को इंस्ट्रक्शन भी मेल के जरिए भेजते रहते हैं। तो चंपारण एपिसोड जो भी हुआ वो गांधी के जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट की तरह आया, क्योंकि गांधी का इसके पहले जो भी कार्य था, सत्याग्रह का या सिविल डिसोबीडियंस का, वो साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। और हिंदुस्तान में उन्होंने अब तक कोई भी जन आंदोलन नहीं किया था। इसके पहले ब्रिटिश अथॉरिटीज के खिलाफ जितने भी मूवमेंट हुए, उनमें मास का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था जितना गांधी के इस प्रयोग से हिंदुस्तान में ये हुआ। तो एक प्रकार से ये न ही सिर्फ गांधी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था हिंदुस्तान में, बल्कि ये हिंदुस्तानी राजनीति में भी एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गांधी एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने यहाँ पर जो भी कुछ किया वो कोई बहुत असामान्य सी चीज नहीं थी। सिर्फ मैंने इतनी साधारण सी चीज की कि मैंने ब्रिटिशर्स से या ब्रिटिश अथॉरिटीज से यह कहा कि आप लोग हमारे देश में रह करके हम ही को ऑर्डर नहीं दे सकते। बस इतनी सी सामान्य बात मैंने ब्रिटिश अथॉरिटीज से किया। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि चंपारण का जो एपिसोड हुआ वो
एक एक्ट ऑफ डिफेंस से शुरू हुआ, यानी ये अवज्ञा का एक मूवमेंट था, ऐसा मानना गलत होगा। और गांधी जी का ये मानना था कि यह आंदोलन एक लार्ज नंबर ऑफ इंडियन फार्मर्स, पुअर फार्मर्स के जो डिस्ट्रेस थे, उनकी तकलीफ थी, परेशानियां थी, उनको कम करने के लिए ये मूवमेंट था। और सारी की सारी कवायद जो थी वो उसी के लिए थी। और यही था गांधी का एक टिपिकल पैटर्न, जिसमें उनकी राजनीति जो थी वो सिर्फ यूं ही पॉलिटिकल नहीं थी, बल्कि वो आम इंसानों के डे टू डे के लाइफ से इंटरट्वाइंड, यानी जुड़ी हुई थी, ट्विस्टेड थी, गुथी हुई थी, मिली हुई थी। क्योंकि गांधी जी की राजनीति में एब्स्ट्रैक्शन, यानी ऐसी चीजें जिनको आप महसूस सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते, यानी कॉन्क्रीट चीजें जो नहीं है। और कॉन्क्रीट का अर्थ यहां पर कि इंसानों की डे टू डे की जिंदगी, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी दुख और परेशानियां, ये कॉन्क्रीट लेवल पे काम करना हुआ, यानी एक ऐसे सतह पे काम करना हुआ जहां पर कि आम आदमी के दुख और तकलीफों को या तो कम किया जाए या उससे निजात दिलाई जाए। तो गांधी कहते हैं कि माई लॉयल्टी इज नॉट टू एब्स्ट्रैक्शंस, बट इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। और इन सब के द्वारा एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना, और वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ऐसे स्वतंत्र भारत का निर्माण किया जाए जिसमें सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हों और सेल्फ रिलायंट बने। सेल्फ रिलायंस के ऊपर लुइस फिशर स्पेशली इस लेसन के अंत में मेंशन करते हैं कि जिस समय चंपारण का एपिसोड चल रहा था, उस समय एक चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, जो कि हिंदुस्तान में आए थे और गांधी के सानिध्य में रहने के बाद, गांधी को क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद, वो कुछ दिनों में गांधी के एक डिवोटेड फॉलोअर बन गए थे। खैर, कुछ दिनों के बाद उन्हें अपनी ड्यूटी के सिलसिले में फीजी आइलैंड जाना था। और जब वो जाने वाले थे तो गांधी जी के कुछ लॉयर मित्रों ने ये सोचा कि काश ये अगर यहीं रुक जाते तो उनकी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में कम से कम एक अंग्रेज उनके साथ होता तो शायद उनका पलड़ा भारी होता। चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज भी इस बात से सहमत हो गए थे कि वो रुक जाएंगे, लेकिन अगर गांधी उनसे ये बात कहें कि उन्हें रुकना है तो। लेकिन जब ये बात गांधी को पता चली तो गांधी ने इसको वेमेंटली अपोज किया, यानी बहुत ही स्ट्रांगली इसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। The cause is just, and you must rely upon yourself to win the battle. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. गांधी जी ने अपने लॉयर मित्रों के मन की बात तुरंत पकड़ लिया और उन्होंने सीधा सा उत्तर दिया कि ये आप लोगों के हार्ट की, दिल की वीकनेस शो करती है कि एक अंग्रेज अगर आपकी लड़ाई में आपके साथ होगा तो आपका पलड़ा भारी होगा, आप मजबूत होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कॉज सही है, जिस कारण से आप लड़ रहे हैं वो अगर सही है, तो आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए और ईश्वर चाहेंगे तो जीत आपकी होगी। बस आपको भरोसा होना चाहिए। और इस तरीके से गांधी जी हमेशा सभी को सेल्फ रिलायंस की शिक्षा दिया करते थे। इसका मतलब ये कि अगर ये लड़ाई या कोई भी लड़ाई आपकी है तो उसे अपनी लड़ाई, या आपको अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ेगी, उसमें कोई दूसरा नहीं हाथ लगाने वाला। तो इस तरीके से सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स were all bound together, all were connected together. With this, the lesson Indigo comes to an end. I have tried to explain each and every point in great detail about this lesson. Hope you must have understood each and every point. Having explained everything in Hindi as well, मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी
इक्वली बेनिफिशियल होगा। उन्हें भी सारी चीजें कायदे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मेजर चीजें इसमें मैंने हिंदी में ही डाला है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए मैं एक और अगला वीडियो बनाऊंगा, उसे भी देखना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। एंड so far, if you have not subscribed to my channel, please do subscribe it now, so that when I make a new video on this lesson, particularly based on the important questions and answers, it would reach to you first. You watched this video for this. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।